बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज की हमारी लैब हो चुकी है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जी, क्लास में आज के जो हम टॉपिक कोशिश करने की कवर करें वो आपके सामने ये मेंशन है। इन टॉपिक्स को आज हमने जो है वो कवर करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। मोस्टली जो है वो मैं यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को आपके साथ जो है रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मेजॉरिटी ऑफ वर्क जो है वो हम लैब के अंदर कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अनटिल अनलेस आपको कोई क्वेश्चन होगा। आज भी हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में काम किया है लैब के अंदर, उससे आपने कुछ सीखा होगा। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल होता है या कन्फ्यूजन होती है, बात समझ नहीं आ रही होती, तो आपने लाजमी सवाल करना है ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। इन जावा अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। जावा में कंस्ट्रक्टर भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है जैसे कि मेथड में होता है, और इसको हम कंस्ट्रक्टर को नॉर्मली कहते हैं स्पेशलाइज्ड मेथड, स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर और मेथड सेम चीज़ ही है, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, मखसूस काम के लिए होते हैं। इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। ये उस वक्त कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इंस्टांस ऑफ द क्लास, इंस्टांस कहते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इंस्टांस ऑफ द क्लास जब क्रिएट होता है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। At the time of calling constructor, memory for the object is allocated in the memory. जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में उसकी स्टोरेज जो है वो क्रिएट की जाती है, मेमोरी क्रिएट की जाती है। कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी रिसोर्स रिक्वायर्ड होती है वो उसको एलोकेट कर दी जाती है ताकि उसको ऑब्जेक्ट यूज़ कर सके, उसके अंदर की वैल्यूज़ वगैरह को इस्तेमाल किया जा सके। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट। ये ख़ास किस्म का मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इनिशलाइज करने से क्या मुराद है? ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए, उनकी वैल्यूज़ को करेक्ट करने के लिए, उनकी वैल्यूज़ को इनिशली कोई वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। Every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. जब कभी भी न्यू का कीवर्ड यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनता है तो एक कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल होता है। ठीक है, नोट, इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज़ एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसको कंस्ट्रक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते वक्त ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यूज जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास का कंस्ट्रक्टर लाजमी बनाएं। इट इज़ बिकॉज जावा कंपाइलर क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ योर क्लास डजंट हैव एनी। क्योंकि जावा का जो कंपाइलर है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ख़ुद क्रिएट कर देता है अगर उसको क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर ना मिले। आपने देखा कि आज के दिन हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, लेकिन इससे पहले भी हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे। हमने ज़ाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट बनाए थे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू स्टूडेंट यूज़ कर रहे थे, तभी तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। तो वो कंस्ट्रक्टर तो हमने बनाया नहीं, तो वो कहाँ से आ गया? तो जावा का कंपाइलर ख़ुद क्रिएट कर रहा था रन टाइम के ऊपर, या फिर ये कह लें कंपाइल टाइम में जब उसने कंपाइलेशन मुकम्मल की और उसकी फाइनल डॉट क्लास फाइल क्रिएट की, तो उसमें जो है उसने कंस्ट्रक्टर खुद क्रिएट कर दिया था।
नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्या है? थिंक ऑफ अ बॉक्स। एक बॉक्स के मतलब सोचें। इफ़ वी टॉक अबाउट अ बॉक्स क्लास देन इट विल हैव सम क्लास वेरिएबल से लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर हम एक बॉक्स क्लास की बात करें तो उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डेट इज बॉक्स विल नाउ एग्जिस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि बॉक्स जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। देन कैन अ बॉक्स बी देयर विद नो वैल्यू डिफाइंड फॉर इट्स डायमेंशंस। क्या बॉक्स जो है उसकी जो डायमेंशंस हैं, यानी कि जो उसके एट्रीब्यूट हैं, उनके बगैर ही बन जाएगा? द आंसर इज़ नो, नहीं हो, बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा। उसको वैल्यू रखने के लिए कोई ना कोई मेमोरी स्पेस वगैरह चाहिए होगी। सो constructors are used to assign values to the class variables at the time of object creation, either explicitly done by the programmer or by Java itself. तो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है कि क्लास के वेरिएबल्स को जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उस सूरत में उनके एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन कर दे, चाहे वो प्रोग्रामर खुद करे या फिर जावा अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से खुद कर दे। व्हेन इज अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? Each time an object is created using new keyword, at least one constructor, it could be default constructor, is invoked to assign initial values to the data member of the same class. जब भी न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल होता है तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, को इन्वोक किया जाता है ताकि जो ऑब्जेक्ट के लिए जो डाटा मेंबर्स हैं, क्लास के डाटा मेंबर्स हैं, उनको इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी जाए। रूल्स फॉर राइटिंग द कंस्ट्रक्टर। वो कवानीन जो कि हम कंस्ट्रक्टर को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम और जो क्लास का नाम है वो सेम होना चाहिए लाजमी तौर पे। A constructor must have no explicit return type. एक कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, कोई मखसूस रिटर्न टाइप नहीं होती, जस्ट रिटर्न टाइप होती ही नहीं है सिरे से। A Java constructor cannot be abstract, static, final and synchronized. एक जावा कंस्ट्रक्टर जो है ना ही वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ना ही स्टैटिक होता है, ना ही फाइनल होता है, ना ही सिंक्रोनाइज होता है। चूँकि इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता तो हम इस पर स्टेटमेंट को फ़िलहाल इग्नोर करेंगे। A constructor is invoked at the time of object or instance creation. एक कंस्ट्रक्टर जो है इन्वोक किया जाता है, कॉल किया जाता है जब ऑब्जेक्ट या इंस्टांस ऑफ क्लास जो है वो क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, और ये आपके सामने एक एग्जांपल है, क्लास स्टूडेंट, इसकी ब्रैकेट ओपन है, ये क्लोज है, बीच में कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और इसमें ये कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट और ये उसका सिंटैक्स जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। वी कैन create an object of the above class using the below statement. This statement calls the above constructor student obj equals to new student semicolon. तो जो ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की एग्जाम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स: डिफ़ॉल्ट, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आपके सामने इसकी डायग्राम बनी हुई है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर: डिफ़ॉल्ट, नो आर्ग्स, पैरामीटराइज्ड। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। If you do not implement any constructor in your class, Java compiler inserts a default constructor into your code on your behalf. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं करते, नहीं बनाते, जावा कंपाइलर
खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड इंसर्ट कर देता है आपके प्रोग्राम में आपकी तरफ से। दिस कंस्ट्रक्टर इज़ नॉन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यू वुड नॉट फाइंड इट इन योर सोर्स कोड। आप इसको अपने सोर्स कोड में जावा फाइल में नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें नहीं होता। एज इट वुड बी इंसर्टेड इनटू द कोड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एंड एग्जिस्ट इन डॉट क्लास फाइल। क्योंकि इस कोड को कंपाइलेशन टाइम के ऊपर डाला जाता है और ये डॉट क्लास फाइल कंपाइलेशन के रिजल्ट में बनती है, उसके अंदर इसको ऐड किया जाता है। दिस प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम बिलो, और इस प्रोसेस को नीचे यहाँ पे शो किया गया है। अब यहाँ पे देखें, ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है माई क्लास डॉट जावा, और अगर आप इसका कोड देखें, पब्लिक क्लास माई क्लास, इसमें हमारे पास है मेन मेथड, इसमें हमारे पास है माई क्लास obj इक्वल्स टू न्यू माई क्लास। कंपाइलर से जब ये पास होता है तो उस सूरत में माई क्लास डॉट क्लास, और इसके अंदर हमारे पास जो है ये एक हमारी जो क्लास है माई क्लास, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बन गया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं माई क्लास के नाम से, और इसके बाद ये मेन मेथड है और ये बाकी वही स्टेटमेंट जो कि प्रीवियसली मौजूद है। तो यहाँ पे माई क्लास डॉट क्लास जो है उसके अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया गया है। The following example shows illustration of default constructor. नीचे जो प्रोग्राम है ये आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इलिस्ट्रेट कर रहा है, उसको दिखा रहा है। जावा प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट कॉलिंग अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। import java.io.hash class student private int regnum private string name public void show system.out.println, और इसमें regnum और नेम को डिस्प्ले किया है। और ये हमारे पास ये क्लास क्लोज होगी। दूसरी क्लास है मेन, इसमें मेन मेथड है, इसमें एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया जा रहा है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया जा रहा है जो कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्लास में नहीं बना हुआ था। अब इसके बाद s1 डॉट शो से उसकी वैल्यू शो की जा रही है और डिफ़ॉल्ट में उसकी आउटपुट आ रही है 0 और नल। जैसे कि हमने यहाँ पे रेजनम और नेम को डिस्प्ले किया था, रेजनम की वैल्यू जो है वो 0 और नेम की नल वैल्यू आउटपुट के ऊपर शो होगी। If you implement any constructor, then you no longer receive a default constructor from Java compiler. अगर आप कोई एक भी कंस्ट्रक्टर बना दें, कोई भी एक, चाहे वो आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएं या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएं, तो फिर जावा जो है वो अपने तौर पे कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना लें। तो जब आप वो बना लेंगे तो आप उसका पैरामीटराइज बना सकते हैं। तो जब पैरामीटराइज बना लेंगे तो फिर लाजमी तौर पे उसको बनाने के लिए आपको आर्गूमेंट वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और अगर मैं वैल्यू पास नहीं करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके बाद है नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। Constructor with no argument is known as no arg constructor. ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट पास ना किया जाए उसको नो आर्ग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अच्छा,
दी सिग्नेचर इज सेम एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसका जो सिग्नेचर है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह है। हाउएवर बॉडी कैन हैव एनी कोड अनलाइक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वेयर द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर इज एम्प्टी। इसमें जो नो ऑक्स कंस्ट्रक्टर है, इसमें इसकी बॉडी में कुछ भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर कोई स्टेटमेंट बॉडी में नहीं होती। Although you may see some people claim that default and no-arg constructor is same, but in fact they are not. Even if you write public student in your class student, it cannot be called default constructor since you have written the code of it. अगरचे लोग कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो आर्ग कंस्ट्रक्टर सेम चीज़ है, लेकिन वो सेम नहीं है। चाहे आपने सेम वही स्टेटमेंट लिखी हो जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की लिखी जाती है, जैसे कि हमारी एग्जांपल में पब्लिक स्टूडेंट और इसके बाद आर्गुमेंट की ब्रैकेट ओपन की, क्लोज की, बॉडी की ब्रैकेट ओपन की, क्लोज की और उसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी। अगर ये भी आप लिखते हैं तो ये भी अब आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा इन ऑथर के मुताबिक। तो अब ये जो है नो आर कंस्ट्रक्टर होगा। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है क्योंकि आपने इसका कोड खुद लिख लिया है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही होगा जो कि कंपाइलर जो है वो खुद क्रिएट करेगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम इसमें देखते हैं पब्लिक क्लास स्टूडेंट प्राइवेट इंट रजनम प्राइवेट स्ट्रिंग नेम पब्लिक क्लास system.out.println। अब यहाँ पे देखें ये जो है इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा और दिस इज़ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हमने आउटपुट भी किया कि ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद है पब्लिक वॉइड शो और इसमें हमने system.out.println ये यूज़ किया और इसमें हम आउटपुट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर रजनम और नेम को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं क्लास मेन में। इसमें हमारे पास मेन मेथड है। अब यहाँ पे हमने किया स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो अब जो ये स्टूडेंट कॉल हो रहा है ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जब हमने कॉल किया और इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद हमने s1 डॉट शो किया, तो जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो आपके पास आउटपुट पे लिखा हुआ है दिस इज़ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और जब आपने s1 डॉट शो किया तो उस सूरत में तो उसकी वैल्यू थी रजनम की वो 0 और जो नेम की है वो नल है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। A constructor that has a parameter is known as parameterized constructor। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आप पैरामीटर पास करें उसको आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहेंगे। If we want to initialize field of class with your own value, then we use a parameterized constructor। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बने उसको कोई इनिशियल वैल्यू हम खुद प्रोवाइड करें, तो इस मकसद के लिए हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल 1 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जावा प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट कॉलिंग अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये जो कमेंट है ये गलत है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास क्लास है, क्लास का नाम स्टूडेंट है, इसमें वही दो एट्रीब्यूट्स हैं रजनम और नेम। इसमें ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है, एक्चुअल में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी जा रही है।
तो इसमें सबसे पहला जो काम है वो ये कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर दो आर्गूमेंट्स है, एक स्ट्रिंग एन एम और दूसरा इंट आई डी। अब एन एम जो है वो हम असाइन करेंगे नेम को, आई डी जो है वो हम असाइन करेंगे रज नाम को। तो इस तरीके से जो पैरामीटर में हमें वैल्यू रिसीव हुई है, जो आर्गूमेंट में हमें वैल्यू रिसीव हुई है, वो हमने इसके रिस्पेक्टिव जो वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको असाइन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो शो का मेथड है, जिसमें हम शो कर रहे हैं स्टूडेंट रजिस्टर नंबर और उसके आगे रज नंबर को हम आउटपुट पे लेके आ रहे हैं, एंड नेम, और नेम के बाद हमने नेम वाला वेरिएबल जो है उसको आउटपुट पे शो किया। अब इसके बाद हमारे पास क्लास है मेन, इसके अंदर हमारे पास मेथड है मेन का। इसमें हमने अब जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हमने बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से। आप इसमें देख सकते हैं कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और इसको हम दो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग अली और दूसरा इंटीजर वैल्यू 1 2 3। और इसमें अब यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इन्वोक हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो s1 डॉट शो हमने कॉल किया जो कि इसकी आउटपुट को शो करेगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये आउटपुट आपकी इनकम्प्लीट है, बल्कि ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कोई आउटपुट जो है वो शो नहीं की, तो उसकी वजह से बिल्कुल ठीक है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 आउटपुट पे आया, एंड नेम जो है इसका अली, वो आपके आउटपुट पे आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। In this example, we have a parameterized constructor with two parameters, id and name. While creating the object obj1 and obj2, I have passed two arguments so that this constructor gets invoked after creation of object1 and object2. यहाँ पे जो एग्जांपल दी जा रही है, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट जो हैं उनको आर्गुमेंट में सेट किया जाएगा कंस्ट्रक्टर में, और इसके लिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए, एग्जांपल के लिए दो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे। हमारे पास क्लास है एम्प्लॉय, इसकी बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे आके हमारे पास एक एट्रीब्यूट है प्राइवेट इंट empid, दूसरा है प्राइवेट स्ट्रिंग emp नेम। अब इसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, सॉरी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो रहा है, तो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम। इसके बाद आईडी पास किया और स्ट्रिंग पास की नेम, और emp id को हमने id वैल्यू असाइन कर दी और emp नेम को हमने नेम वैल्यू असाइन कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट इन्फो का मेथड है जो कि इंफॉर्मेशन यूज़र की जो है वो शो कर रहा है, जिसमें आईडी और नेम जो है उसकी वो डिस्प्ले होगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मेन मेथड में। मेन मेथड में एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, इसमें हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया और इसको आईडी दी हमने 10245 और नेम इसका है असद। इसके बाद दूसरा एम्प्लॉय बना रहे हैं obj2 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, इसको ये वैल्यू दी 92232 जो कि इसकी emp id या एम्प्लॉय आईडी होगी और उसका नाम है अदील। फिर obj1.info से हमने इसका डिस्प्ले करवाया, obj2.info से हमने दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले करवाया।
तो ये अब आपको इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। तो ये आउटपुट है इसकी ID 10245, नेम असद, ID 92232, नेम अदील। Example 3, parameterized constructor. In this example, we have two constructors, a default constructor and a parameterized constructor. When we do not pass any parameter while creating the object using new keyword, then default constructor is invoked. However, when you pass a parameter, then parameterized constructor that matches with the passed parameter list get invoked. अच्छा, यहाँ पे जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हो रहा है तो यहाँ पे नो आर्गूमेंट्स को ही नो आर्स कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ही कहा जा रहा है। ठीक है, जी ये एग्जांपल है क्लास एग्जांपल 2। इसमें एक वार के नाम से इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जो कि प्राइवेट है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास है ये वाला नो आर्क्स पैरामीटर, इसमें हमने वार की वैल्यू को 10 असाइन कर दी वैल्यू। और इसके बाद है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जांपल 2, और इसमें हमने एक इंटीजर टाइप का नंबर वैल्यू जो है वो पास की और इसको हमने वार वाले वेरिएबल को असाइन करवा दिया। अब हमारे पास मेथड है गेट वैल्यू का। ये मेथड जो है एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये वैल्यू कौन सी होगी? ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो वार वैल्यू है वो इसको रिटर्न करेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे रिटर्न वार। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेन मेथड। इसमें आके हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एग्जांपल 2 obj, एग्जांपल 2 obj2। पहले के अंदर आप देखें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है, और दूसरे में अगर आप देखें तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद system.out.println मेथड को यूज़ करते हुए हमने एक स्ट्रिंग जिसमें पहले ऑब्जेक्ट obj की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर हमने obj2.getValue से दूसरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। सो आउटपुट यहाँ पे आई var string जो कि obj.getValue की है। अब ये आउटपुट हमारे पास var string कैसे आया? ये var string इस तरीके से आया कि आप अगर इसकी कंस्ट्रक्टर को देखें, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो इसके अंदर var की वैल्यू आ गई 10, और जब ये डिस्प्ले किया गया obj.getValue से तो var इस उसकी जो वैल्यू थी वो आई आपके पास 10। जो दूसरा आपके पास आया यहाँ पे 100, वो कैसे आया? वो इस तरीके से है कि यहाँ पे हमने कॉल किया एग्जांपल 2 और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर में 100 पास किया। ये जो 100 पास किया वो इस कंस्ट्रक्टर की वजह से इस वार को वैल्यू असाइन होगी, जिसकी वजह से इसमें वैल्यू आ गई 100। और जब हमने यहाँ पे obj2.getValue किया तो उसकी सूरत में हमारे पास var is 100 आउटपुट के ऊपर लिखा हुआ आ गया। जी यहाँ पे लास्ट में जो है ये जिक्र हो रहा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करें तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो जितनी देर में ये मैं इसको डिस्कस करता हूँ आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें ताकि मुझे आपकी अटेंडेंस रिसीव हो जाए और उसको मैं अटेंडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकूँ। जी पहले हमारे पास है क्लास एग्जांपल 3। इसमें हमने वेरिएबल बनाया है
वॉर। और यहाँ पे देखें हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं है, हमारे पास नो आर्क कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल 3 में यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और इसमें हम यहाँ पे आर्गुमेंट में वैल्यू लेके इस वार वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गेट वैल्यू का मेथड। इससे हम जो है वार की वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। अब ज़रा मेन मेथड में आते हैं। इसमें हम एग्जांपल 3 क्लास का ब्रेक बना रहे हैं माई ओबीजे, और इसमें हम कर रहे हैं वैल्यू ऑफ वार इज माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट पे जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ है वो गौर करने वाली कि हम यहाँ पे एग्जांपल 3 माई ओबीजे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब जब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत साफ सी बात है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है और वो भी पैरामीटराइज्ड है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या कंपाइलर खुद से नहीं क्रिएट कर लेगा? कंपाइलर खुद से क्रिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर ना हो तो वो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिया हो तो फिर कंपाइलर जो है कोई कंस्ट्रक्टर खुद इंसर्ट नहीं करता, तो आपने बनाए होंगे उसी को फिर वो यूज़ करेगा। अब जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे क्लास के अंदर सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं। और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। चलें अब इसकी तरह आउटपुट देखते हैं, इसकी आउटपुट क्या है। इट विल थ्रो अ कंपाइलेशन एरर, ये कंपाइलेशन एरर जो है वो थ्रो करेगा। The reason is the statement example 3 my obj equals to new example is invoking a default constructor which we don't have in our program. इसकी रीज़न क्या है? एग्जाम्पल 3 जो है, एग्जाम्पल 3 माई ओ बी जी इक्वल्स टू न्यू एग्जाम्पल 3, ये क्या कर रहा है? ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा है, कॉल कर रहा है, और वो हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं करता। When you don't implement any constructor in your class, compiler insert the default constructor into your code. जब आप कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ नहीं करते, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो कंपाइलर खुद से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कर देता है। However, when you implement any constructor, in above example I have implemented parameterized constructor with int parameter, then you don't receive the default constructor by compiler into your code. तो जब आप खुद से एक कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे कि हमारी इस एग्जांपल के अंदर हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो ऐसी सूरत में कंपाइलर जो है खुद से कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंसर्ट नहीं करता, और वो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर की गैर मौजूदगी को सिंटैक्स एरर के तौर पे शो करेगा। If we remove the parameterized constructor from the above code, then the program would run fine. अगर हम ऊपर वाले कोड में से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हटा दें तो ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद कोड के अंदर ऐड कर देगा। जी कमर, आपको चैट में मैसेज किया, क्वेश्चन पूछा। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
अच्छा जी, कमर अली ने सवाल पूछा है कि अगर हमारे पास दो क्लासेस हों, जैसे कि एक स्टूडेंट है, दूसरी स्टूडेंट एरे है, और स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई डाटा मेंबर है जैसे कि नेम, आईडी वगैरह, तो हम उनको दूसरी क्लास के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? तो क्या उसके लिए हमें क्लास के, जो स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर गेटर सेटर के फंक्शन आने पड़ेंगे? जी, उसका एक तरीका तो ये है कि आपके पास जो स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर आप जो डाटा मेंबर बना रहे हैं आप उसको पब्लिक बना लें ताकि वो एक्सेस हो जाए, तो आप डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करवाना चाहते तो उस वक्त में फिर आप जो है वो गेटर सेटर के फंक्शन बना सकते हैं, सेट का पब्लिक फंक्शन। बनाएंगे फिर भी एक्सेस नहीं होते। जी सर अगर पब्लिक नेम और पब्लिक आईडी रखेंगे फिर भी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं हो सकते होते सर। जी हो सकते हैं, हो जाते हैं सर। हो जाते हैं, आप करके देखें ना। सर उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना फिर दूसरी क्लास में, ऑब्जेक्ट के बगैर हो जाते हैं। जी जी, ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। जी, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। गेटर सेटर फंक्शन के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो होगा, तभी आप उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को यूज़ कर सकेंगे। सही है सर। ओके सर स्टूडेंट। हम मतलब कि स्टूडेंट एरे वाली क्लास में अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ स्टूडेंट वाली क्लास का, तो सर नेक्स्ट में मेरा ये मैं क्लोज होगा। ऑब्जेक्ट डॉट नेम करूंगा तो वो एक्सेस हो जाएगा। आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में बात कर लें, ये सेशन क्लोज होने वाला है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है।